इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 12 तक कर दी गई और सर्विसेज चीफ्स की टेन्योर को 3 से 5 साल तक के लिए एनहांस कर दिया गया है। सो इस पर गुफ्तगू होगी, इसके पीछे मंतक क्या है। और चूंकि सियासतदान जो है वो ऑलरेडी इसको क्रिटिसाइज करना ऑपोजिशन शुरू हो चुकी है। मौलाना साहब ने 26वीं आईनी तरमीम और ये कानून साजी का ये अमल जो है, उन्होंने कहा 26वीं आईनी तरमीम और पार्लियामान की तौहीन है जिस तरह से किया जा रहा है, और ये किधर जाके सिलसिला रुकेगा। हमें लीगल एक्सपर्ट्स थोड़ी जरा इस हवाले से गाइडेंस जरूर देंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में हाफिज एहसान खोकर साहब, सीनियर माहिर कानून। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन करने के लिए। और पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, सीनियर माहिर कानून, ऑल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीगल टीम। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज साहब, ये जो आज जिस तरह से बिल्स मंजूर हुए हैं, जरा बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद, और चूंकि 25 की बात की जा रही थी, 17 से बढ़ा के 24-25 तक करी जाएगी, ये 34 तक का फिगर जो है वो कैसे सामने आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी जजेस की तादाद 12 तक करने की ये जो तजवीज़ दी गई, इसके पीछे भी जरा लॉजिक बता दीजिएगा। क्या वाकई में वही बात है कि 6 जजेस और जिनके खत जो है वो सामने आया था, उसके बाद उनकी जो अक्सरियत थी उसको डिफ्यूज करने की कोशिश, एक ये अटेम्प्ट कंसिडर किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अलीना ये है कि जो जजेस की स्ट्रेंथ आपके सामने आई है, ये लॉ ने एक प्रिस्क्राइब लिमिट कर दी है। अब आगे चीफ जस्टिस जो है उनके लिए होगा कि उन्हें 34 में कितने चाहिए, वो 25 कर लेते हैं, वो 28 कर लेते हैं, वो 30 कर लेते हैं। तो ये एक 34 जो है वो आपका फिगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए और इसी तरह इस्लामाबाद के लिए 12 है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो दूसरे चारों हाई कोर्ट्स हैं उनके फिगर्स भी जो है वो बढ़ने चाहिए, क्योंकि अगर आपका जितनी भी जुडिशल रिफॉर्म्स आप करते हैं तो हमेशा 3 चीजों पे बात की जाती है। एक बात की जाती है, और यही 3 फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिससे पाकिस्तान की जो जुडिशल रैंकिंग है वो दुनिया के अंदर कम है। नंबर 1 आपका बैकलॉग पे बात की जाती है। नंबर 2 आपका जो जजेस की स्ट्रेंथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट्स और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कम है। और तीसरी जिस पे बात की जाती है वो है आपका आउटडेटेड लेजिस्लेशन या उसका प्रोसीजरल सिस्टम जो है, जो 1898 का या 1908 का चल रहा है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, आपने चूंकि सुप्रीम कोर्ट की बात ही की है, तो सुप्रीम कोर्ट की 97 के अंदर जो थी वो 17 स्ट्रेंथ जो थी वो प्रिस्क्राइब की गई, 16 जजेस और 1 चीफ जस्टिस। और उस वक्त पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो 131 मिलियन थी। आज पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 25 करोड़ के करीब है। उस वक्त आपके जो केसेस का बैकलॉग था वो इससे आधे से भी कम था। आज इस वक्त तकरीबन 60,000 से ज्यादा केसेस जो है वो आपके पेंडिंग साहब, ये मैकेनिज्म नए चीफ जस्टिस आफरीदी साहब इस मैकेनिज्म को और किस तरह से बैकलॉग को कम करना है वो तो एक तरीकेकार लेके चल रहे हैं, बजाय इसके कि पार्लियामान बुलडोज करे थ्रू दीज बिल्स और एक तासुर जाए कि वो शायद फुल कोर्ट में अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाह रहे हो। अलीना, अब थोड़ा सा इसको जो है ना वो ग्राउंड रियलिटी पे आए। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 1947 से लेके लास्ट तक जितनी भी आपके रिफॉर्म्स 2021 या 22 के अंदर जब भी कमेटी को बनती है, जजेस की बनती है, या उसके बाद आप इंडिपेंडेंट जस्टिस सेक्टर से लोग लेके आते हैं, या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जब आपको स्टडी करके देते हैं, तो बुनियादी तौर पे वो यही बात करते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन के मुताबिक पाकिस्तान के जजेस नहीं है। सर, अमेरिका में फिर पॉपुलेशन के मुताबिक उनके जजेस हैं? किनके? अमेरिका में नहीं, अमेरिका पता है 70 से 80 केस साल के अंदर सिर्फ सुने जाते हैं और उनकी सारी जो फेडरल कोर्ट है वो उन केसेस को रिजॉल्व करती है। मेरे सामने फिगर पड़ा हुआ है कि बर्तानिया की आबादी जो है वो 67 मिलियन है, उनके 12 जजेस हैं। श्रीलंका की पॉपुलेशन 21 मिलियन है, उनके 17 जजेस हैं। मालदीव की पॉपुलेशन 30 मिलियन है, उनके 21 जजेस हैं। तो क्या सिर्फ ये फिगर ये रख लेना चाहिए कि दुनिया के अंदर जहां पे जजेस कम है हमने उसको फॉलो करना है? क्या पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जजेस की कमी नहीं है? क्या कोर्ट्स की कमी नहीं है? क्या लोगों के साल साल जिंदगी लग नहीं जाती? तो सर, आप कह रहे हैं कि जुडिशरी के ये रिफॉर्म्स और ये पेंडेंसी, अगेन मेन मोटिव जो है वो पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करना है। फैसल साहब, आपको लगता है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस, ये जो बैकलॉग है, इसी को कम करना मकसद है या फिर मकसद सियासी है? देखिए, बात यह है कि मकसद तो बिल्कुल वाज़ेह है, मकसद कोई पेंडेंसी तो है नहीं। सबसे पहली बात यह है कि ये 26वीं आईनी तरमीम जो है ये एक आईनी फितना है, और अभी जो लेजिस्लेशन है ये उस फितने के बच्चे हैं। यानी जो चीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनके ऊपर मज़ीद जजेस लाद करके अपना ये जो फसाड है इसको
प्रोटेक्शन देनी है। अब अगर इस बात को सीरियसली लेना है, जो कि सीरियस बात नहीं है कि डिपेंडेंसी है और इतने मिलियन आबादी है और इतने मिलियन ये बात है। गुजारिश ये है कि जो ये निज़ाम अदल है या इंसाफ की फराहमी का निज़ाम है, इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन, यानी पुलिस जब पर्चा रजिस्टर करती है या तफ्तीश होती है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन यानी अदालत में वकला, और लास्ट एडजुडिकेशन। अब मुझे ये बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो पहले 2 चीज़ों को तो एड्रेस ना करे और सिर्फ एडजुडिकेशन के ऊपर वो फोकस करे, और वो भी एडजुडिकेशन एपेक्स लेवल पे यानी टॉप की अदालत के ऊपर। तो वो तो कह रहे हैं अब कि ये वो इन बातों एक के अच्छी ऊपर- नीयत के साथ एक अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे हर अच्छा काम जो है वो एक उसको नेगेटिव तासुर दिया जा रहा है। नहीं, उस अच्छे काम के लिए मैंडेट भी तो होना। एक अगर आप रिग्ड इलेक्शन के नतीजे में गवर्नमेंट आई हुई है जिसको पूरा कौम नहीं मानती और आप डंडे के जोर पे चला रहे हैं, तो वो तो आपने कब्जा किया हुआ है ना। जैसे पुराने जमाने में कुछ पुरअमन मुल्क होता था, उसमें आके एक गिरोह जो है बदमाशों का, वो आके कब्जा कर लेता था, अपनी हुकूमत कायम कर लेता था। तो ये वही हुआ है। और फिर वो अपने मर्जी के आगे मामलात जो हैं वो ये 1898 के कवानीन, 1908 के कवानीन, इनमें जितनी छेड़खानी माशाल्लाह की गई है उतनी बर्बादी लाई गई है। और मैं साथ साथ ये हाफिज साहब से भी जरूर आपका भी कमेंट इस पे चाहूंगी। हाफिज साहब, ये एटीसी एक्ट में जो ये तरमीम और जो एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था जुमे के रोज गुज़िश्ता हफ्ते, क्या लीगल फ्रेटर्निटी इसको अपोज करती हुई दिखाई देगी? क्योंकि सियासतदानों का ऑब्वियसली एक स्टांस नजर आएगा। मौलाना साहब ने तो ऑलरेडी इसको कह दिया कि ये मार्शल लॉ लाने के मुतरादिफ है। ये आप शक की बुनियाद पर 90 दिन की तहवील की जो कानून साजी की तरफ अगर आप जा रहे हैं कि किसी को भी डिटेन कर लिया जाएगा 3 माह के लिए, सो ये किस किस्म के अख्तियारात इदारों को ग्रांट किए जा रहे हैं, और क्या इस पर हमें लीगल फ्रेटर्निटी एटलीस्ट वो यूनाइट होते हुए दिखाई देगी? अगर आप जो सेक्शन 8 के अंदर जो अमेंडमेंट आई है उसका अगर आप स्पेसिफिक देखें तो वो आपके सिर्फ और सिर्फ हीनियस ऑफेंसेस हैं, जिसके अंदर आपकी किलिंग्स है, मर्डर्स है, रेप्स है, उसके बाद रेंसम है और आपकी एंटी स्टेट एक्टिविटीज हैं। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देखें तो दुनिया भर के अंदर जिसकी मिसाल हम देते हैं सर उसमें वो है अमेरिका। अमनो आमा भी है, और उसकी लपेट में फिर नहीं, अमनो आमा वही है कि अगर आप इस मुल्क के अंदर जो है एंटी स्टेट एक्टिविटीज लेवल पे चले जाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है बियॉन्ड द कंट्रोल चला जाता है। आप इसको पॉलिटिकल पार्टीज के पर्सपेक्टिव हट से देखें। अमेरिका जिसको आप कहते हैं बड़ी सिविल लिबर्टीज है, उनका जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है या पैट्रियट एक्ट है, उसके अंदर इनडेफिनेट पीरियड के लिए वो डिटेन कर सकते हैं। मैं फैसल साहब, अगर हाफिज साहब जिस तरह कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है वो इन्वेस्टिगेट प्रॉपर नहीं कर पा रही होती, अगर उसका फेलियर है तो क्या इसका हल जो है वो इस बात से निकाला जाए कि आप डिटेंशन का पीरियड जो है वो बढ़ा दें? बस दुनिया भर में नहीं है। प्रोसिक्यूशन के मसाइल हैं तो जजेस की तादाद बढ़ा दें। इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रही तो जजेस की तादाद बढ़ा दें। और अगर जो है वो तफ्तीश नहीं कर पा रहे तो डिटेंशन का पीरियड बढ़ा दें। बात यह है कि एंटी स्टेट एक्टिविटीज हो क्यों रही हैं? इस वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आप लोगों को पॉलिटिकली एंगेज नहीं कर पा रहे। जहाँ की ये बात कर रहे हैं, क्या ये अमेरिका में पैट्रियट एक्ट और ये जो दूसरे लॉज हैं, क्या दुनिया उनको अप्रिशिएट करती है? डेफिनेटली नहीं करती। ग्वांटानामो बे जैसी डिटेंशन सेंटर्स जो हैं, क्या दुनिया उनको जो है अप्रिशिएट करती है? डेफिनेटली नहीं करती। तो बात यह है कि जो पॉलिटिकल मामलात हैं उनको हल करने के लिए डंडा आप चलाते हैं तो पॉलिटिकल एंगेजमेंट के बगैर तो ये होगा नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल जैसे मैंने पहले आपकी निशानदेही की कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के मसाइल हैं और एडजुडिकेशन ब्रांच को आप टारगेट कर रहे हैं, तो ये फिर से तो जाहिर होता है ना कि ये नीयत वो नहीं है ठीक करने की। नीयत तो वही है खराबी करने की। तो वो खराबी जो है मजीद खराबी करके की जा रही है। ना सोच है, ना समझ है, ना कोई फहम है, ना फरासत है, ना कोई बहस है, ना तमीज़ है। बस जो है वो शुरू हो गए हैं, एक डंडा आ गया हाथ में। पता नहीं क्या जल्दी है कि रात को आईनी तरमीम भी एक रात को मंजूर हो। बट फैसल साहब, आपकी पार्टी ने अभी तक बहरहाल इसको चैलेंज भी नहीं किया 26वीं आईनी तरमीम को। सो कहाँ पे चैलेंज करें जी, बता दें आप। सॉरी, कहाँ पे
कहाँ पे चैलेंज होगा? आप अदालत में करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, और किधर करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का हाल क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट एक सेशन जज है, अभी तक तो वहाँ पे आईनी बेंच, इसीलिए तो मैंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम एक फितना है। मैंने स्टार्ट यहाँ से किया कि आईनी फितना है। बट और ये येट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सेप्ट्स। फैसले से पूछे कि आईनी फितना दिया किसने है? और इसका हल बताते हैं कि जी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, वो आप समझिए कि वो फितनों का फरीद है, यानी वो साबरी जादूगर से भी बड़ा एक भयानक शैतान है, हाँ। जिसका ये एडवोकेसी की जा रही है। पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान के निज़ाम अदल इंसाफ को तबाह करने की एक साजिश है। किसी एक ताकतवर जो शख्सियात हैं, उनके इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, और क्या है ये? मैं हाफिज साहब जो अभी हम बात कर रहे थे, प्रोसिक्यूशन की भी बात हो रही थी। अब मैं जरा पुलिस के वर्जन, और चूंकि इंतजार पंजोता साहब एक सीनियर वकील है इस मुल्क के, उनकी बाजियाबी और जिस तरह से एक ड्रामाई तरीके से जो एक पूरा एक मंजर सामने देखने को मिला, ऑल्दो हिज कंडीशन वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ा अफसोस होता है कि देख के कि मुल्क के वकील के साथ एक इस किस्म का सलूक बढ़ता जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब वो कहते हैं कि उन तक को बहरहाल ये नहीं लगता कि पुलिस का वर्जन जो है वो उस पर यकीन किया जा सकता है। वो कहते हैं कवर अप लगता है। सो किस तरह से आप ये मुल्क के मामलात को देख रहे हैं अनफोल्ड होते हुए? अच्छा अलीना, एक तो ये है कि पुलिस जो है हमारी उस सारे एक माइंडसेट के अंदर है कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है, और इसको किसी भी हुकूमत ने बदलने की कोशिश नहीं की। आप ये देखें ना कि पीटीआई ने बड़ा रिफॉर्म्स का एक नारा लगाया कि हम पंजाब के अंदर पुलिस को बेहतर करेंगे, और आपने देखा कि कितने आईजीज बदले और पुलिस रिफॉर्म्स ग्राउंड पे आपको नजर नहीं आई। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट के अंदर आते हैं तो उस वक्त आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, और यही वो एक बुनियादी वजह है कि जिससे आपका सारे का सारा जो है इंसाफ का निजाम जो है वो धड़न तख्ता उसका हुआ है कि आपकी पुलिस जो है ना उसके अंदर कैपेसिटी है, ना उसकी अकाउंटेबिलिटी है, ना उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, और ना ही वो पाकिस्तान के आम आदमी के म्यार के मुताबिक या ट्रस्ट के मुताबिक काम कर रही है। तो सर रिफॉर्म्स किसने करने थे? गवर्नमेंट ने करने थे ना, नहीं हुए ना, यही तो बात है उस चीज के अंदर। मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज पर आप सर? जी मैंने कहा मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज हैं, फिर तरजीहात जो है वो उसमें है नहीं। अवामी मफाद में कहा जाता है लेजिस्लेशन लेकर आते वक्त। अलीना 1947 से लेके 2024 तक जो है पाकिस्तान एक बड़े स्टेटस को के अंदर है। उस स्टेटस को के अंदर जब आप उसको ब्रेक नहीं करेंगे उतनी देर तक बेहतरी नहीं आएगी। जितनी देर तक आप इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को ब्रेक नहीं करेंगे, रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, पुलिस को नहीं करेंगे, गवर्नेंस को नहीं करेंगे, जुडिशियल सिस्टम को नहीं करेंगे, ये स्टेटस को है। और स्टेटस को बहुत लोगों को सूट करता है, लेकिन पाकिस्तान के आम आदमी जो है वो उसका सबसे बड़ा सफरर है। लिहाजा इन पॉलिटिकल पार्टीज को डिफरेंसेस को छोड़ के पाकिस्तान का जो बड़ा एजेंडा रिफॉर्म्स है उस पर मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल। मैं फैसल साहब, मुझे आखिर में और आपसे भी इंतजार पंजोता साहब की कंडीशन को लेके, आपको लगता है कि ही वाज फोर्स्ड टू गिव अ स्टेटमेंट अंडर कोअर्जन? इंतजार की सिचुएशन अभी तक स्टेटमेंट देने वाली है ही नहीं। वो स्टेटमेंट किसी सूरत एडवाइजमेंट नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। जब तक आप सेंसस में नहीं हो, वो जिन हालात में था उन हालात में उनको उसका स्टेटमेंट लेना ही गलत था। और मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह से सलूक उनसे किया गया है इंतजार के साथ, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। इसकी कोई भी वजह नहीं दी जा सकती। इंतजार एक पाकिस्तान का शहरी है वकील होने के अलावा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बार कौंसलें जो हैं वो सोई हुई हैं, वो हुकूमत को खुश करने में लगी हुई हैं, और वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वकला के हकूक़ के लिए उनका किरदार बिल्कुल नहीं रह गया है। इसी तरह बार एसोसिएशंस हैं, मुझे समझ में नहीं आती कि ये इतना कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड जो है ये क्यों है। इसी तरह आपकी सहाफ़ती तंजीमें हैं, अनअनाउंस्ड बैन है, इमरान खान साहब के बयानात ना रिपोर्ट हो रहे हैं, ना आप पेयर कर सकते हैं। आप बानी आप कहते रहते हैं सारे लोग, तो ये आपके ऊपर एक प्रेशर है। लेकिन जो लोग इन प्रेशर में काम कर रहे हैं उनको भी तहसीन करना पड़ेगा कि इस प्रेशर में आप जैसे कई जर्नलिस्ट जो हैं वो बात तो करते हैं, लेकिन एक ओवरऑल सिचुएशन जो है और आज बहुत राइट। बट फैसल साहब, आज उनकी इमरान खान साहब की एहलिया भी आज उन्होंने कंप्लीट मिसट्रस्ट का इजहार किया है अदालतों पे, और उन्होंने ये भी कह दिया कि वो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में अब अपीयर पेश नहीं होंगी। शी ऑल्सो ब्रोक इनटू टीयर्स। साथ साथ उन्होंने डिससैटिस्फैक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पे भी उसका भी इजहार किया। कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ।
ये ब्रोक इनटू टीयर्स वाली ना वो खातून है, वो बहुत दलेर खातून है। यस, शी कंप्लेंट एंड वेरी राइटली सेड वो अदालतों में इंसाफ नहीं हो रहा। अदालतों में जो खासकर फेडरल और जो हुकूमत के अपॉइंटेड जजेस हैं वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज लग रहे हैं और बहुत अंडर प्रेशर हैं। वो बिल्कुल काम नहीं, वो वन साइडेड जो है वो जस्टिस को क्रश कर रहे हैं। अबू शबीर की जो भी गुफ्तगू है वो बिल्कुल ठीक है। बाकी ये जो हॉक्स न्यूज चलाई जाती है वो ब्रोक इनटू टीयर्स, मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। राइट, बहुत बट दलेर वो वुकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुकला की कारकर्दगी से भी वो मुतमईन है या डिससैटिस्फाइड है? देखिए, वो तो जब 9 महीने आप अंदर रहे, वुकला जो है वो तो जो भी अपने तय कर सकते हैं वो कर सकते हैं। क्लाइंट की डिससैटिस्फैक्शन और सेटिस्फैक्शन अपने वकीलों के ऊपर तो उनका और वुकला का मामला है। मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने डिससैटिस्फैक्शन का इजहार किया तो उसकी कोई रीजन भी होगी उनके पास। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान साहब, फैसल चौधरी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम की टीम अलीना शेखी को इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।